गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज मैं काव्य खंड का थर्ड पार्ट को पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। यह पथिक से लिया गया है। राम नरेश त्रिपाठी इस कविता के रचयिता हैं। तो सबसे पहले मैं इनका जीवन परिचय पढ़ूंगी। जन्म सन 1881, कोयरीपुर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं मिलन, पथिक, स्वप्न, खंडकाव्य, मानसी, फुटकर कविता संग्रह, मृत्यु सन 1962। तो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1821 ईस्वी में कोयरीपुर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं इनकी मिलन, पथिक, स्वप्न, खंड काव्य, मानसी, फुटकर कविता संग्रह है। मृत्यु सन 1962 ईस्वी में हुई थी। राम नरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तित्व का प्रेम दोनों मौजूद हैं, लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया। कविता इनकी है कौमुदी 8 भाग में उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। तो राम नरेश त्रिपाठी छायावाद के पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आरंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद इन्होंने खुद ही स्वयं अध्ययन किया। उसमें हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू आदि का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। सबसे पहले समाज सुधार उस समय कविताएं लिखी जा रही थी, लेकिन उन्होंने रोमांटिक प्रेम की कविता का विषय बना दिया। उनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तित्व प्रेम दोनों मौजूद थे, लेकिन देश प्रेम को ही उन्होंने विशेष स्थान दिया। कविता कौमुदी 8 भाग में उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया। इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित है, जिसे उन्होंने गांव-गांव घूमकर एकत्र किया था। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, जिसमें मौलिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते हैं। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य विधाओं की भी रचना की। तो उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत में उनकी लोकप्रिय कविताओं को उन्होंने संकलन किया। इन बोलियों का उन्होंने प्रयोग किया और इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित किया, जो गांव से संबंधित है, जिसके लिए उन्होंने घूम घूम कर ये सब एकत्रित किए। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। मतलब बाल साहित्य यानी बच्चों की कविताएं, जो छोटे बच्चों की होती हैं, उनके जनक यानी पिता माने जाते हैं। उन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, जिनमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा उन्होंने नाटक है, उपन्यास, आलोचनाएं, संस्मरण आदि अन्य विधाओं की भी रचना की। पेज नंबर निकालिए 141। प्रस्तुत अंश में पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति का सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। यहाँ किसी साधु जन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। तो प्रस्तुत जो कविता इसमें ये कवि के द्वारा दी हुई है, उसमें शीर्षक इस खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है, पथिक से। इस दुनिया में दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य से मुक्त होकर
वहीं बसना चाहता है, वह प्रकृति में ही रहना चाहता है। यहाँ किसी साधु जन द्वारा संदेश ग्रहण करके देश सेवा का व्रत लेता है और किसी साधु के द्वारा वो संदेश ग्रहण कर लेता है और देश सेवा का व्रत पालन करता है। राजा द्वारा उसे मृत्यु दंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में हमेशा बनी रहती है। अब नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। मतलब सागर समुद्र के किनारे पथिक खड़ा हुआ, राहगीर, पथिक माने राहगीर होता है, तो राहगीर खड़ा हुआ जो प्रकृति के सौंदर्य छटा है उस पर मोहित है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। जिस तरह प्रेम होता है ठीक उसी कहानी की तरह पाना चाहता है। जितना प्रेम प्यार कहानी लिखने में मिलता है, ठीक उसी तरह प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य को वह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है और प्रकृति से उसे इतना प्यार हो गया है उस राहगीर को, तो प्रकृति से ज़्यादा वो पत्नी से ज़्यादा वह प्रकृति से प्रेम करता है और अपनी पत्नी से दूर ले जाता है प्रकृति। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम और भाषा, कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। इसमें थोड़ा उन्होंने कल्पना का भी सहारा लिया है। अब इसका हम पद्य की कविता जो पढ़ेंगे, तो पेज नंबर है 142। पथिक। प्रतिदिन प्रति क्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में बारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। तो यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत पद्यांश कवि रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पथिक ये कविता है। तो सबसे पहले मैं इस पद्य की कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी आप लोगों को। प्रतिक्षण, प्रतिक्षण का अर्थ होता है हर समय। नूतन यानी नया। वेश माने वस्त्र या पहनावा। रंग बिरंग यानी रंगीन। निराला माने अनोखा। रवि यानी सूर्य। सम्मुख यानी सामने। थिरक माने नाचना। नभ माने आकाश। बारिद माने माला या बारिद माला यानी बादलों का समूह। मनोहर माने सुंदर। गगन माने आकाश। घन माने बादल। बिचरू यानी घूमो। तो यह प्रस्तुत पंक्ति रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पथिक नामक कविता से लिया गया है। इसमें पथिक सागर के किनारे खड़ा हुआ है और सामने सूर्योदय हो रहा है। वह इस शोभा पर मुग्ध है, इस सुंदरता पर। इस सौंदर्य को देखकर उसके मन में यह भाव आ जाता है। तो ये पंक्तियों द्वारा उन्होंने व्यक्त किया है। तो सबसे पहले मैं इन पंक्तियों को पढ़ूंगी। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। तो कवि कहता है मेरे सामने सूर्य और बादलों का समूह है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला। तो इनके सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है मानो रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। तो कवि कहता है मानो बादलों की मंडली नित नए रंग बिरंगे रूप बनाकर सूर्य के सामने नाच रही हो। रवि माने सूर्य होता है, सम्मुख माने सामने, थिरकना नहीं नाचना। अभी अर्थ बताया आप लोगों को। नभ में बारिद माला, तो नभ में नाचती हुई, मतलब ये बताया मानो बादलों की मंडली नित नए रंग बिरंगे रूप बनाकर सूर्य के सामने नाच रही हो। थर्ड लाइन। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। नीचे मनोरम नीला समुद्र है और ऊपर नीला आकाश है। फोर लाइन। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। आगे कवि कहता है ऐसे में मेरा मन चाहता है कि मैं बादलों के बीच बैठकर आनंद से विहार करूं, यानी घूमूं। विशेष इसमें दिया हुआ है प्रकृति का यह सौंदर्य मनोरम है। सूर्य के सामने रंग बिरंगे बादलों के नित बदलते रूप को नृत्य करतियाँ स्त्रियों की कल्पना की गई है। यह कल्पना आनंदमयी है।
और सेकंड मानवीकरण अलंकार के प्रयोग में से कविता सजीव बन पड़ी है। अनुप्रास की छटा इसमें है रंग बिरंग नीचे नील नील गगन, इसमें अनुप्रास की छटा दिखाई दे रही है। और संस्कृत निष्ठ कोमल मधुर शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अब सेकंड मैं पद्य पढ़ूंगी। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। तो सबसे पहले इसके शब्दार्थ बताती हूँ। रत्नाकर यानी समुद्र होता है, मलया नील माने मलय पर्वत से उठने वाली सुगंधित हवा, हौसला माने उत्साह, विस्तृत माने फैली हुई, महिमामय माने महान। तो पहली लाइन का मैं पहला पढ़ती हूँ, उसके बाद अर्थ बताऊंगी। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है। तो सबसे पहले प्रसंग प्रस्तुत कविता कवि रामनरेश त्रिपाठी द्वारा कविता लिखी गई है। इसमें पथिक सागर के किनारे खड़ा है और सूर्योदय को देखकर आनंदित हो रहा है। वह समुद्र की गर्जन और सुगंधित हवाओं के लक्ष्य करके अपने प्रिय से कहता है। तो पहली लाइन का स्टार्ट करती हूँ। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है। कवि कहता है मेरे सामने समुद्र गर्जन तर्जन कर रहा है, साथ ही मलया नील बहता है, साथ ही मलयागिरी से निकलने वाली सुगंधित हवाएं बह रही हैं। सेकंड लाइन, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। आगे कवि कहता है हे प्रिय, इन्हें देखकर मेरे मन में यह उत्साह सदा भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कि मैं इस विशाल विस्तृत और महान सागर रूपी घर के कोने कोने में जाऊं, कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। तो यहाँ तक दिया हुआ है पूरा। इस विशाल विस्तृत और महान सागर रूपी घर के कोने कोने में जाऊं और इसकी लहरों पर बैठूं और जी भर कर मैं विहार करूं, यानी विचरण करूं या घूमूं, कोई भी एक लिख सकते हैं। विशेष प्रकृति का रमणीय वर्णन हुआ है यहाँ पर। और सेकंड, कवि प्रकृति प्रेमी है, वह समुद्र के हर रूप को बारीकी से निहारना चाहता है। थर्ड, इसमें रत्नाकर का मानवीकरण किया गया है। इसमें काव्य में सजीवता आ गई है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है, जैसे रत्नाकर और मलया नील। कोने कोने में पुनरुक्त अलंकार है। तो कवि का कल्पनाशील व्यक्तित्व प्रकट हुआ है। तो ये आपका सेकंड हो गया। अब थर्ड स्टार्ट कर रही हूँ। निकल रहा है जलनिध तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर के निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क के अति प्यारी। तो कठिन शब्दों का पहले अर्थ बताऊंगी आप लोगों को। जलनिधि, जलनिधि का अर्थ होता सागर, दिनकर बिंब माने सूर्य की छवि, कमला यानी लक्ष्मी, कंचन मंदिर माने सोने का महल, कांत यानी सुंदर, कंगूरा यानी महल का ऊपरी भाग, आसवारी यानी सवारी। तो रामनरेश त्रिपाठी द्वारा ये कविता पथिक है। इसमें पथिक सागर के किनारे खड़ा हुआ है, सामने सूर्योदय को देखकर आनंदित हो रहा है। समुद्र की लहरों में सूर्योदय के प्रतिबिंब को देखकर उसके मन में तरह तरह की कल्पनाएं उठने लगती हैं। तो इसका मैं आपको व्याख्या करके बताती हूँ। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। पथिक कहता है देखो, सामने समुद्र की सतह पर सूर्य की अधूरी छवि उभर रही है। अर्थात हम कह सकते हैं आधा सूर्य समुद्र के तल पर है और आधा समुद्र के अंदर उसकी ओट में।
कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। उसके सौंदर्य को देख के ऐसा प्रतीत होता है मानो यह लक्ष्मी के स्वर्णिम मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा हो। अर्थात कह सकते हैं समुद्र लक्ष्मी का सुनहरा मंदिर प्रतीत हो रहा है। आगे, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी और सूर्य उसका उज्जवल कंगूरा है। ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी की सवारी को इस पुण्य धरती पर उतारने के लिए स्वयं समुद्र देव ने बहुत सुंदर स्वर्णिम मार्ग बना लिया हो। तो इसमें विशेष दिया हुआ है, समुद्र में सूर्य की उज्जवल रश्मि रेखा को देखकर उसे लक्ष्मी की सवारी के लिए बनाई गई है। स्वर्णिम सड़क कहना बहुत मनोरम कल्पना है। अगला, उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। संस्कृत निष्ठ भाषा का कोमल रूप प्रकट हुआ है। अनुप्रास का सौंदर्य कमला के कंचन और छंद पूर्ति के लिए सवारी को असवारी कहा गया है। यहाँ रत्नाकर का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण इसलिए अलंकार इसमें। तो ये चैप्टर आप लोगों का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट नेक्स्ट डे।